नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8 के अंदर भारत एक खोज में पाठ नंबर 3 लेंगे। बच्चों, आपको पता है कि भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित पुस्तक है और उसका तीसरा पाठ है जिसे शीर्षक दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता। भारत एक खोज के सारे पाठ काफ़ी लंबे हैं और उन्हें इस तरह वीडियो में समझाना थोड़ा कठिन होने के कारण मैं आपको शॉर्ट में समझाती जाऊंगी और वैसे बुक तो है ही आपके पास। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। नेहरू जी कहते हैं, भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है जिसके अवशेष यानी कि पुराने समय की वस्तुएं अवशेष सिंधु में, मोहेंजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिलते हैं। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास के समझ में क्रांति ला दी है। अब खुदाई करने पर हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो में बहुत सारे प्राचीन वस्तुएं मिली है, उसका वर्णन किया गया है यहाँ पर। मोहेंजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर हैं। दोनों स्थानों पर इन खुदाइयों का होना संयोग मात्र था। इस बात में संदेह नहीं कि इन दोनों के बीच भी ऐसे ही बहुत सारे नगर एवं अवशेष दबे पड़े हैं जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा। हम जब कभी इसकी खुदाई का वर्णन देखते हैं, सुनते हैं, तब हमें पता चलता है कि इन नगरों में काफ़ी विशेषता थी। ये जो नगर हैं काफ़ी नीचे दबे पड़े थे और खुदाई के दौरान बाहर भारत सरकार को मिले हैं। तब हमें पता चलता है कि नगर कितने अच्छे और सुव्यवस्थित हुआ करते थे। आज हमें जिस तरह से सिंधु सभ्यता मिलती है उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस विशेष और श्रेष्ठ सभ्यता को विकसित होने में हज़ारों साल लग गए होंगे। कोई भी सभ्यता है बच्चों, या फिर कोई भी देश है, कोई भी प्रजाति है, जब अपना नाम प्राप्त करती है और ऊंचा स्थान प्राप्त करती है, उसके लिए उसे 1-2 साल नहीं हज़ारों सालों का परिश्रम करना पड़ता है। तो इसी तरह मोहेंजोदड़ो और हड़प्पा है, उसके लोगों ने हज़ारों सालों तक अपनी श्रेष्ठता दिखाई। इसके व्यापार का वर्णन देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस यानी कि फ्रांस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से संबंध स्थापित किया और व्यापार किया। कुछ दृष्टियों से यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी। यह एक ऐसी नगर सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ्य था यानी कि पैसे वाला था और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। सड़कों पर दुकानें कतारों में थी और दुकानें संभवतः छोटी थी। तो यहाँ पर नेहरू जी ने दिखाया है, चित्र में भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरह पूरा जो नगर है वो बसा हुआ था। मोहेंजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से हमें पता चलता है कि मोहेंजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो हमें चली आती परंपरा और रहन सहन की, लोक प्रचलित रीति रिवाजों की, दस्तकारी यानी हाथ से जो खुदाई होती है उसे दस्तकारी कहते हैं, और पत्थर पर कोई मूर्ति बनाई जाती है उसे दस्तकारी कहते हैं। दस्तकारी की यहाँ तक कि पोशाकों के फैशन की याद दिलाता है। आगे का पॉइंट देखिए जिसका शीर्षक दिया है आर्यों का आना। सिंधु घाटी सभ्यता के ये लोग कौन थे और कहाँ से आए थे, इसका हमें अब भी पता नहीं। यह संभावना है कि इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी। इसकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिलती हैं। व्यावहारिक दृष्टि से हम आर्यों को भारत के ही निवासी मान सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उसका अंत अकस्मात किसी ऐसी दुर्घटना से हो गया जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती, यानी पता नहीं, लेकिन कोई दुर्घटना हुई थी जिससे सिंधु घाटी सभ्यता है वो दब गई। सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है जो नगरों और गांवों को अपने साथ बहा ले जाती है। यह भी संभव है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे ज़मीन सूखती गई हो और खेतों पर रेगिस्तान छा गया हो। मोहेंजोदड़ो के खंडहर अपने आप में इस बात का प्रभाव है कि बालू यानी कि रेत की तह पर
तह जमती गई, उसके ऊपर लेयर होते गए रेत की, जिससे शहर की ज़मीन की सतह ऊंची उठती गई और नगरवासियों को मजबूर होकर पुराने निवासों पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। आगे के पेज में वर्णन देखें। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। यह भी संभव है कि इसमें इतना बड़ा समय का अंतर न रहा हो और पश्चिमोत्तर देश से भारत में ये कबीले और जातियाँ समय समय पर आती रही हों। आपको पता होगा कबीले यानी कि जिसे हम बंजारे भी कहते हैं। इस तरह ये जो जाति है बार बार भारत के अंदर आई हो, ऐसा भी हो सकता है। भारत में जब होकर रहेगी हो, जब होना यानी समा जाना, एक दूसरे के साथ मिल जाना, भारतवासियों के साथ ये मिल गए हों, ऐसा भी हो सकता है। सबसे पहले बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेल जोल बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्रविड़ जातियों के लोगों के बीच हुआ, जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। आगे बहुत सी और जातियां भी भारत में आई और अपना प्रभाव डाला और साथ ही घुल मिलकर भारत में ही मिलकर रह गई। आगे का पॉइंट है पेज नंबर 21 पर प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले यह समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। वैदिक युग के काल निर्धारण के बाद में बहुत मतभेद है, यानी उनका जो काल है वो निश्चित नहीं बताया जा सकता। यूरोपीय विद्वान प्रायः इसका समय बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय विद्वान पहले इस तरह से किसी निश्चित समय का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 माना जाता है। मैक्स मुलर नाम के व्यक्ति ने ऋग्वेद को आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। भारत के समृद्ध भूमि पर प्रवेश करके आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे जिससे ईरान और अवेस्ता की रचना हुई। भारत की धरती पर उन्हीं विचारों का पल्लवन यानी विकास किया। वेदों और अवेस्ता की भाषा में भी अद्भुत साम्य है, यानी काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। कहा जाता है कि वेद भारत के अपने महाकाव्य की संस्कृति की अपेक्षा से अवेस्ता से अधिक निकट है। आगे के मुद्दे की बात करें जिसने शीर्षक दिया है वेद। वेद की उत्पत्ति वेद धातु से हुई है जिसका अर्थ है जानना। वेद यानी कि जानना, वेद यानी कि जानना, अर्थात वेद का सीधा साधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। उनमें न मूर्ति पूजा है न वेद देव मंदिर। वैदिक युग के आर्यों में जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि उन्हें आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया है। वे मृत्यु के बाद किसी भी प्रकार के अस्तित्व में बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। पहला वेद यानी कि ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है। इसमें हमें मानव मन के सबसे प्रारंभिक उद्गार मिलते हैं। इसमें प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन है, अनेक प्रकार के रहस्यों का वर्णन है। इसके अलावा हमें मनुष्य के उन साहसिक कामों का रिकॉर्ड मिलता है जो लंबे समय पहले किए गए। यहीं से भारत के एक ऐसी तलाश के आरंभ की बात पता चलती है जो लंबे समय तक जारी रही और आज तक समाप्त नहीं हुई। पेज नंबर 23 आपका आगे का मुद्दा है भारतीय संस्कृति की निरंतरता। इसमें देखिए हमें आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। यानी हमारी जो संस्कृति है वो प्राचीन समय से लेकर आज भी भारतीय संस्कृति इतनी ही महत्वपूर्ण बनी हुई है। इसी समय मूल आदर्श आकार ग्रहण करने लगते हैं और साहित्य और दर्शन, कला और नाटक तथा जीवन के और तमाम क्रियाकलाप इसी आदर्शों और विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं।
इस मुद्दे के अंदर भारत के अंदर जो जाति व्यवस्था थी, यानी सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य यानी कि जो व्यापारी होते वो, और फिर शूद्र यानी कि जो सफाई का काम करते, उनका वर्णन दिखाया गया है। नेहरू जी आगे कहते हैं, फिर भी यह व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही। उस ढांचे के भीतर बंधे रहते हुए भी सभी दिशाओं और विकास करने की मूल प्रेरणा इतनी प्राणवान थी कि उसका प्रसार सारे भारत में और उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्र तक हो गया। आगे का मुद्दा है उपनिषद। उपनिषद की बात की जाए तो उपनिषदों का समय ईसा पूर्व 800 के आसपास से माना जाता है। वे हमें भारतीय आर्यों के चिंतन में एक कदम और आगे ले जाते हैं और यह एक लंबा कदम है। आगे नेहरू जी कहते हैं कि इस उपनिषद के अंदर सत्य की खोज का उत्साह दिखाई पड़ता है। यह सही है कि सत्य की यह खोज आधुनिक विज्ञान की वस्तुनिष्ठ पद्धति से नहीं की गई है, फिर भी उनके दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पद्धति का तत्व मौजूद है। वे किसी किस्म के हठवाद को अपने रास्ते में नहीं आने देते। उपनिषदों में मूल रूप से आत्मा परमात्मा संबंधी ज्ञान का वर्णन किया गया है। उपनिषदों में मशहूर प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की ही कामना की गई है। असत से मुझे सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो, यह उपनिषद का कहना है। यहाँ ऐतरेय ब्राह्मण में इस लंबी अनंत अनिवार्य यात्रा के बारे में एक श्रुत है। हर श्लोक का अंत इस टेक से होता है। चरैति चरैति, टेक यानी बार बार आने वाला शब्द। चरैति चरैति, हे यात्री, इसलिए चलते रहो चलते रहो। इस प्रकार उपनिषद है वो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और हमारे कई सारे सवालों का जवाब देने की भी इसमें कोशिश की गई है। आगे का मुद्दा है हमारा व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानि। उपनिषदों में बराबर इस बात पर जोर दिया गया है कि कारगर रूप से प्रगति करने के लिए ज़रूरी है कि शरीर स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो और तन मन दोनों अनुशासन में रहे। हम भी आज यही मानते हैं, अगर शरीर और मन दोनों स्वस्थ और डिसिप्लिन में, अनुशासन में रहें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इस व्यक्तिवाद में कहा गया है कि अगर आपको उपलब्धि प्राप्त करनी है, कुछ आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आपको संयम, आत्मपीड़ा और अपने अंदर कुछ वस्तु है, अहंकार है, उसका त्याग करना होगा। गांधी जी के नेतृत्व में जिस जनांदोलन यानी कि लोगों द्वारा किए गए आंदोलन में भारत को हिला दिया, उनके पीछे जो मनोवृत्ति यानी जो विचार था, मनोवृत्ति काम कर रही है, उसकी सही समझ के लिए इस विचार को समझना ज़रूरी है। यानी व्यक्तिवाद का जो विचार है, नेहरू जी कहते हैं कि उसे हमें समझना ज़रूरी है। भारतीय आर्य अपने से भिन्न औरों की विश्वास और जीवन शैली के प्रति चरम सहनशीलता के कारण उन झगड़ों को बचाते रहे जो अक्सर समाज को खंड खंड कर देते हैं। यानी आर्य हैं वो झगड़ों से दूर रहते थे, उन्हें एक तरह का संतुलन बनाए रखा। व्यापार ढंग के भीतर रहते हुए भी लोगों को अपनी पसंद की जिंदगी बसर करने की काफ़ी छूट थी। प्राचीन और अनुभवी जाति की समझदारी का परिचय दिया जाता है। ये उस समय के आर्यों की एक उपलब्धि यानी अच्छी बात कह सकते हैं। लेकिन उनके इसी व्यक्तिवाद का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने मनुष्य के सामाजिक पक्ष पर, समाज के प्रति उनके कर्तव्य पर कम ध्यान दिया। हर व्यक्ति के लिए जीवन बटा और बंधा हुआ था। उनके मन में एक समग्र समाज की न कोई कल्पना थी, न उनके प्रति कोई दायित्व यानी कि जिम्मेदारी का बोध था। उन्हें
दायित्व या जिम्मेदारी का जैसे पता ही न था। इस बात का भी कोई प्रयास नहीं किया गया कि वह समाज के साथ एकात्मकता महसूस करे, यानी पूरे समाज को एक रख कर चले, ऐसा भी नहीं था। हर विचार का विकास शायद आधुनिक युग में हुआ, किसी प्राचीन समाज में यह नहीं मिलता। इसलिए प्राचीन इसकी उम्मीद करना गैर मुनासिब है, यानी सही नहीं है। व्यक्तिवाद, अलगाववाद और ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद पर भारत में कई अधिक बल दिया जा रहा है, यानी आज भी प्राचीन काल से अब तक जातिवाद है या ऊंच नीच के भेदभाव हैं, उसे महत्व दे रहे हैं हम। बाद में हमारी जनता का दिमाग इस प्रवृत्ति का बंदी बन गया, यानी कि अब उसके अंदर हम जकड़े गए हों, ऐसा लगता है। हमारे पूरे इतिहास में यह एक बहुत बड़ी कमजोरी रही। यह कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था में शक्ति के बढ़ने के साथ साथ हमारी बौद्धिक जड़ता बढ़ती गई और जाति के रचनात्मक शक्तियाँ धुंधली पड़ती गई। ये हिंदू है, मुस्लिम है, ब्राह्मण है, शूद्र है, इस तरह के बंधनों में हम बंधते गए और हमारी जो बुद्धि है या फिर हमारी जो शक्ति है वो धीमी पड़ती गई। तो इस तरह बच्चों, आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता में पेज नंबर 25 तक चर्चा की है। इसके कुछ प्रश्न मैं आपको भेज रही हूँ, उसके आंसर आपको टेक्स्ट बुक के अंदर पढ़कर पूरे वाक्य के अंदर लिखने होंगे। धन्यवाद।